नमस्कार, मी धनंजय साखरकर. आपण पाहतात नवराष्ट्र नववार्ता. आज आपल्यासोबत आहे प्रसिद्ध ॲडव्होकेट प्रीती शाह. हे आपल्या आडनावामागे साधनासुद्धा लावतात. काय आहे हो साधनाचा अर्थ आणि का बरं लावतात? आपण खूप काही गोष्टी यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. यांना आज बोलतं करणार आहोत. दीदी नमस्ते. नमस्कार। नवराष्ट्र नववार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीदी, आपका नाम जो है प्रीति शाह जी। और बाद में आप साधना लगाते हैं, क्या है? प्रीति शाह ये मेरा ऑफिशियल नेम है, लेकिन अनऑफिशियली हर जगह मैं प्रीति शाह साधना लगाती हूँ। जिस समाज में हम रहते हैं ये हमारा पेट्रियार्कल समाज है, जहाँ पर शादी के पहले पिता का नाम लगता है और शादी के बाद पति का नाम लगता है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं औरतों का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व छिप जाता है। मैं ये नहीं कहती ख़त्म हो जाता है, लेकिन छिप जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, हर महिला जो अपने आप को फेमिनिस्ट समझती है या हर पुरुष जो अपने आप को फेमिनिज्म से जोड़ता है, वो अपने माँ के अस्तित्व कभी भी छुपने नहीं देगा। इसीलिए ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली मैं हर जगह अपनी पहचान प्रीति शाह साधना करके बताती हूँ, क्योंकि वो महिला जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे हर समय पे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये चीज़ सिखाया, उनका अस्तित्व मैं नहीं चाहती कि वो छुप जाए और एक दिन वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए मेरे साथ जब तक मैं रहूँगी तब तक मेरी मम्मी का भी नाम मेरे साथ रहेगा, पिताजी के साथ साथ। तो इसीलिए मैं प्रीति शाह साधना ऐसे लगाती हूँ अनऑफिशियली। दीदी, आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आपके जीवन में क्या अस्तित्व है और आप उनसे क्या प्रेरणा ली है? बाकी सबकी तरह जिस कास्ट में मैंने जन्म लिया, उस बाकी लोगों की तरह मैं भी यही सोचती थी कि बाबा साहेब जो है वो बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर लोगों के नेता है। लेकिन जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, और मैं बता दूं मैंने उन्हें तब पढ़ना शुरू किया जब मैं लॉ की स्टडी शुरू की, मतलब बहुत लेट, अपनी ज़िंदगी के बहुत लेट मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने उन्हें पढ़ा, मैंने सबसे पहली किताब ही एनिलेशन ऑफ कास्ट से शुरू किया, जाति का विनाश जिसे कहते हैं। तब जैसे जैसे मैं उन्हें पढ़ती गई, मुझे समझ में आया कि उनसे बड़ा नेता महिलाओं के समर्थन में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आज महिला, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे नीची जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जो अधिकार उन्हें मिले हैं, जो समानता या समता के साथ वो चलती है आज, वो सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति के वजह से मिला है, बाबा साहेब के ही वजह से मिला है। इसीलिए बाबा साहेब ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं, ये सबके नेता है। जब ये मुझे बात समझ में आई तो उनके राह पे चलना मैंने अपना कर्तव्य समझा, और मैं इसीलिए उन्हें अपने नेता मानती हूँ। नो कास्ट नो रिलीजन की आपकी जर्नी अभी कहाँ तक पहुँची? मैंने अप्लाई जो किया था कलेक्टर साहब के पास में, वो कलेक्टर ऑफिस से खारिज हो चुका है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा कोई जीआर हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम इसे दे नहीं सकते। वो भी अपनी जगह सही है, मैं गलत नहीं कहती, कानून की भी अपनी दायरे होते हैं। तो जैसे मैं वकील हूँ तो मैं जानती हूँ इसके बाद का रास्ता क्या है। अभी वो मैटर मेरा हाई कोर्ट में है, वो मैटर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, और मुझे संविधान पे बहुत भरोसा है। इसलिए मैं जानती हूँ कि सर्टिफिकेट तो मुझे मिलेगा। हमारे कोर्ट बहुत सक्षम है, वो सबके अधिकारों पे विश्वास रखते हैं और सबके अधिकारों को वो मान भी देते हैं। इसीलिए कोर्ट से मुझे वो मिल जाएगा, ये मुझे गारंटी है। दीदी, पुरुषों के साथ में काम करते समय क्या क्या दिक्कतें आती है? क्या दिक्कतें आती है कि नहीं? क्योंकि आज तो पुरुष और स्त्री को एक समान माना गया है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मानना है कि स्त्रियों को पुरुष पीछे करते हैं, ये जो सोच है, ये सोच ही अपने आप में एक गलत सोच है। उसका कारण ये है कि देखिए, हम जो घर में शिक्षा पाते हैं, वो शिक्षा सिर्फ माँ की वजह से नहीं पाते, पिता के वजह से भी पाते हैं। हम जो इतना ताकतवर बनते हैं और घर से बाहर निकल पाते हैं, उसमें सिर्फ हमारी मदर का ही रोल नहीं होता है, फादर का भी रोल होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें भरोसा दिलाते हैं कि तुम जाओ, तुम ये करो, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, हमने सब किया है। अब जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमने उसे एक कंपटीशन की नज़र से देखना चाहिए, ना ही कि ये हमें देखना चाहिए कि वो पुरुष है इसलिए आपको रोक रहे हैं। क्योंकि यही जो रोक हम कहते हैं कि हमें पुरुष रोकते हैं, वही हर्डल्स तो हमें महिलाओं से भी आती है।
तो हमें सिर्फ ये कहना कि पुरुषों की वजह से हमें चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, ये मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक सही इसीलिए भी है क्योंकि जो सेक्सुअल वायलेंसेस होते हैं या फिर जो फिजिकल हैरेसमेंट होती है वो हमें महिलाओं से तो नहीं होती, वो हमें पुरुषों से ही होती है। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी मैं मानती हूँ कि हमारा कंडक्ट कैसा है, हम कितने स्ट्रांग हैं, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, वो भी बहुत मायने रखता है। और उसका उदाहरण हमारे सामने इंदिरा गांधी जी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब वो महिला, आप उन्हें, इंदिरा गांधी जी को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की बेटी करके मत देखिए, एक अलग व्यक्तित्व करके देखिए, तो वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमारे सामने और भी एग्जाम्पल्स है। मैं तो कहती हूँ कि फूलन देवी भी हमारे लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बीहड़ में रही लेकिन उसके बाद में भी वो राजनीति में आई और गरजी वो। तो हमारे सामने जब उदाहरण है, और मैं हूँ माँ काली की, मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि मुझे शक्ति उनसे मिलती है। जो शक्ति हमारे अंदर होती है वो शक्ति हमारे बाहर नहीं, हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। नहीं, मैं कहती हूँ कि औरत खुद शक्ति है। स्त्री को शक्ति का दूसरा रूप ही कहा गया है। जी, वही मैं कह रही हूँ कि हम खुद शक्ति है, हमें शक्ति बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पुरुषों की, तो पुरुषों के बीच में जब हम काम करते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। उससे भी कहीं ना कहीं पुरुषों को समझ में आता है कि इस महिला के साथ हमें कैसे पेश आना है और कैसे नहीं। तो हमारे कंडक्ट और हमारा बिहेवियर ये बहुत मैटर करता है। देश की युवा पीढ़ियों के लिए क्या संदेश दोगे? युवा पीढ़ी से मैं यही कहूँगी कि जैसे बाबा साहेब ने कहा है कि शिक्षित हो, सबसे पहले आपको शिक्षा का रास्ता लेना होगा। आप अपना मिनिमम एजुकेशन जो है आप पहले उसे अचीव करिए, उसके बाद आपको जो प्रोफेशन चुनना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने ये प्रोफेशन में एजुकेशन लिया है, कोई एक पर्टिकुलर आपने कोर्स किया है, उसी कोर्स को आपको प्रोफेशन बनाना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन में नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन जब आप समझदार हो गए, आप अगर उस हॉबी को भी कन्वर्ट करना चाहो तो भी हो सकता है। और मैं युवा पीढ़ी से ये भी कहना चाहूँगी कि आप अगर शिक्षित हैं तो राजनीति से दूर मत रहिए, ये भी मैं उनसे कहूँगी। क्योंकि जब पढ़ी लिखी पीढ़ी राजनीति से दूर होगी तब अनपढ़ लोग आपके ऊपर आके शासन करेंगे। इसीलिए पढ़ी लिखी पीढ़ी को अब वो राजनीति का शर्म छोड़कर उन्हें आना होगा और राजनीति को सुधारना होगा। हम हमेशा सिर्फ यही कहते रहते कि राजनीति में बहुत गंदगी है। गंदगी इसीलिए है क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो करप्शन फ्री कंट्री चाहते वो नहीं है, वो घर बैठे हैं या फिर वो अपने लाखों का पैकेज ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये देश हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को चलाएं। तो पढ़ी लिखी पीढ़ी सामने आए और हर फील्ड में वो आगे रहे, मैं बस यही कहना चाहूँगी। मित्रांनो, प्रीतिशा ताईंनी खूप सुंदर संदेश आज आपल्याला दिला आहे. वाचाल तर वाचाल अशाच नवनव व्यक्तिमत्वाला रोज आपण घेऊन येणार आहोत नववार्ताच्या या माध्यमातून. धनंजय साखरकर, चंद्रपूर.